Now we go to our second book, which is Zero Limits by the wonderful Dr. Joe Vitale and Dr. Hewlin. So कल जो हमने पढ़ा था उसमें we had read about कि किस तरह डॉक्टर ह्यूलिन अपने जेल के एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं, बिकॉज उनके बारे में 2-3 आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे. एक ऑथर थे, उन्होंने अपनी बुक में 101 वेज टू बिकम हैप्पी लिखा था. तो उन्होंने होपोनोपोनो के बारे में 101 में से एक ये वाला भी था, अबाउट हाउ टू बिकम हैप्पी. सो उन्होंने होपोनोपोनो की प्रैक्टिस के बारे में बताया था और डॉक्टर ह्यूलिन के बारे में बताया था. और जो दूसरा एक डॉक्टर जो वाइटाले ने आर्टिकल लिखा था, तो उसमें उन्होंने फिर से होपोनोपोनो के बारे में ही था वो वाला आर्टिकल. तो वो बहुत वेल रिसीव्ड हुआ लोगों को, लेकिन कुछ कुछ स्केप्टिक्स थे जहां पे उन लोगों को लग रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसी प्रैक्टिस है, ऐसे कैसे आप ओनरशिप ले सकते हो किसी चीज की जिसमें आप इन्वॉल्व भी नहीं हो. तो उन लोगों को एक्चुअली क्लैरिटी के साथ समझ में नहीं आ रहा था. तो डॉक्टर ह्यूलिन समझ गए कि इन लोगों को थोड़ा कम समझ आ रहा है, मतलब बहुत मुश्किल होता है लोगों को ओन करना. कोई भी चीज होती है कि नहीं नहीं ये मेरे अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है. देन ही थॉट अबाउट देन कि नहीं, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट. तो उन्होंने अपना जो हवाई स्टेट हॉस्पिटल में जब वो डेप्यूटेड थे 1984 से 1987, तो ड्रास्टिक चेंजेस आने शुरू हो गए थे कुछ ही महीनों में. वो सिर्फ जाके क्लीन करते थे. तो उन्होंने बताया कि जब वो 1984 में डेप्यूट हुए थे, वहां पे उनका एम्प्लॉयमेंट आया था, ट्रांसफर हुआ था उनका, क्योंकि वो गवर्नमेंट डॉक्टर थे. तो जब वो डेप्यूट हुए थे तो क्या सिचुएशन थी वो हमने कल पढ़ा था कि जेल में सब सिडेटेड रहते थे, है ना, उनको मतलब सिडेशन में रखते थे. उनके हाथ और पैर में बहुत मोटे चेन वाले शैकल्स रहते थे, कड़ियों से हाथ और पैर को बांधा हुआ होता था. कोई स्टाफ बार बार छुट्टी लेता रहता था, स्टाफ नहीं आता था इस तरह के एनवायरनमेंट में. लाइक कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी नहीं होती थी. कभी कोई जैसे एवी चला दी, कोई ऑडियो विजुअल उनके दिखाने के लिए, उनको ठीक करने के लिए, या किसी भी तरह की ऐसी चीज, कोई स्पिरिचुअलिटी उनको नहीं सिखाई जाती थी. एंड वो बस अपने ही रूम के अंदर रहते थे, कोई डॉक्टर रूम में नहीं जाते थे. तो उन्होंने बहुत ही ग्रिम सिचुएशन थी उस वक्त हॉस्पिटल की जब वो डेप्यूट हुए थे. अब जब वो छूटे 1987 में, उनका फिर से ट्रांसफर हो गया था, लाइक उनका टेन्योर खत्म हो गया था, बिकॉज डॉक्टर्स का एक फिक्स टेन्योर तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रहता है. तो अब वो जब निकले वहां से 1987 में, तब वो सिचुएशन बता रहे हैं कि पूरी चेंज हो गई थी और इतने सारे लोग तो छुट्टी हो गया था, और जो नए लोग आए थे वो भी फटाफट हील होने लग गए थे. दैट वी आर स्टार्टिंग टुडे कि 1987 में जब वो रिलीव हुए उस हॉस्पिटल से, जब उनका ट्रांसफर हुआ वापस, तब क्या सिचुएशन थी. एंड डॉक्टर नकुल अवस्थी फ्रॉम लुधियाना विल बी रीडिंग फॉर अस. Good morning, ma'am. वेरी गुड मॉर्निंग नकुल जी, वेरी गुड मॉर्निंग. Should start, ma'am. या ओवर टू यू. When I left the unit and facility in July 1987, number one, seclusion rooms were no longer in use. Number two, wrist and ankle restraints were no longer in use. Number three, violent acts were extremely rare, usually involving new patients. Number four, patients were responsible for their own care, including arranging residential, work, and legal services before leaving the unit and the facility. Number five, off-unit recreational activities such as jogging and tennis were ongoing, not requiring approval by a psychiatrist or the use of ankle and wrist restraints. Number six, off-unit work activities were begun, such as car washing, without the approval of a psychiatrist or the use of ankle and wrist restraints. तो पीपल हु अंडरस्टैंड हिंदी, उनके लिए कि जब वो 1987 में जब डॉक्टर ह्यूलिन का टेन्योर खत्म हो गया और उनको दोबारा से ट्रांसफर आ गया, दूसरी पोस्टिंग आ गई, उस वक्त क्या हाल था. बिकॉज 3 साल वो यहाँ पे रहे थे. तो वो जो सेक्लूशन रूम्स थे ना, जो आइसोलेशन में रखा जाता है, वो आइसोलेशन में किसी पेशेंट को नहीं रखा जा रहा था. और उनके हाथ और पैरों में जो कड़ी बांध के रखा था, शैकल करके रखा था, वो किसी को नहीं रखा हुआ था. खुले घूम रहे थे, खुले हाथ से अपना काम कर रहे थे, पैर आराम से चल रहे थे. उनको अब बांध के रखने की जरूरत नहीं थी. पहले जैसे वायलेंट एक्ट होते थे ना, कि वो एक दूसरे को मारना चाहते थे, या फिर वो स्टाफ वालों को मारना चाहते थे कि उनको बांध के क्यों रखा हुआ है. तो वो वायलेंट एक्ट पूरी तरह से खत्म हो गए.
फिर उसके बाद पेशेंट अपना ख्याल खुद ही करने लगे, जो उनको दवा लेने की डेफिनेटली थोड़ी बहुत दवा लेने की जरूरत पड़ती है, तो वो अपनी दवा भी खुद ही लेते थे। अपना सारा जो, अगर उनकी छुट्टी होती थी तो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज जो करनी होती है वो खुद ही करते थे, है ना। सारा अपना रहने वहने का, अपना बेड बनाना, अपना सारा काम करना, सफाई करना अपना रूम का, वो दे स्टार्टेड डूइंग इट themselves। मतलब इमेजिन किसी हॉस्पिटल में, और वो निकलने के पहले जो जो भी फॉर्मेलिटीज होती है वो सब खुद ही करना शुरू कर दिया उन्होंने। और उनके लिए मतलब यूनिट के बाहर जो उनका हॉस्पिटल के अंदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जो होती है ना, मनोरंजन के लिए, वो सब शुरू होने लगा। वो जॉगिंग करने लगे, वो टेनिस खेलते थे, लाइक जिसमें बिना परमिशन के ये सब करने लगे, बिकॉज वो लोग नॉर्मल हो गए थे ना, बिल्कुल हेल्दी होने लगे थे इस तरह से। और उसके बाद जो ऑफ यूनिट वर्क होता है, जैसे कार वॉशिंग का काम और ये सारी चीजें, वो बहुत आराम से अपना सारा काम करते थे। या Number 7. On-unit work consisted of baking cookies and polishing shoes. Number 8. Visits in the unit by family were taking place. Number 9. Staff sick leaves was not a chronic problem. Number 10. The unit environment generally improved with ग्रेटली painting, इम्प्रूव्ड। या plain with painting and maintenance, and because people cared. सो उनका मतलब जो ऑन यूनिट, मतलब जब वो हॉस्पिटल में भी थे तो जो पेशेंट्स थे वो कुकीज को बेक करना शुरू कर दिया था, शू पॉलिश करना शुरू कर दिया था, ये भी सारा काम करने लगे थे, है ना। उनके फैमिली वाले उनसे मिलने आने लगे। पहले तो वो सेडेशन में रहते थे, शैकल्स में रहते थे, तो फैमिली के आने का मतलब ही नहीं था। और फिर बहुत प्रोसीजर होता था कि मतलब हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट से रिटन परमिशन मिलती थी, फिर जाके वो मिलते थे। अब ऐसी कोई जरूरत नहीं थी, बहुत आराम से पेशेंट्स जाके अपने फैमिली वालों से मिल पा रहे थे। स्टाफ सिक लीव बहुत कम हो गई थी, स्टाफ लुक फॉरवर्ड करता था हॉस्पिटल आने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल विपरीत हो गया था ये। और पूरा जो मतलब उनके हॉस्पिटल का जो एनवायरनमेंट था, वहां पे वो पेंटिंग मेंटेनेंस ये सब होने लगा था। तो एक्चुअली उस हॉस्पिटल में जब गए थे ना, तो वॉल्स बहुत ज्यादा चिप हो रही थी, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा नेगेटिव थी ना। तो पेंटिंग होता था तब भी, ऐसे नहीं होता था कि पेंटिंग का वर्क नहीं होता था, बिकॉज ऑब्वियसली मतलब जो शेड्यूल्ड पेंटिंग होता है हॉस्पिटल में और मेंटेनेंस वर्क, वो तो होगा ही। लेकिन बार बार टैप खराब हो जाते थे, कभी सिस्टर्न्स काम नहीं कर रहे होते थे, कभी वो वॉल का पेंट चिप होता रहता था। उसके बाद जब डॉक्टर ह्यूलन ने मतलब कहीं और उनका कोर्स करोगे तो उसमें बताते हैं कि वो बहुत मतलब वहां का पेंट बार बार चिप ऑफ हो जाता था, दीवारें पील होने लग जाती थी। फिर सब बोलते थे कि अभी तो 15 दिन पहले पेंट हुआ है पूरे हॉस्पिटल का, अभी दोबारा से पेंटिंग चिप हो रही है, टैप खराब हो रहे हैं, बार बार प्लम्बर को बुलाना पड़ता था। और फिर वो करके जाते थे, दोबारा खराब हो जाते थे। वाई? बिकॉज एनर्जी बहुत ज्यादा नेगेटिव थी। उसके बाद जब डॉक्टर ह्यूलन ने पूरा क्लीन किया, उन्होंने बहुत वॉल्स को क्लीन किया, बाथरूम्स को, वॉल्स को ऐसे करके, बहुत वॉल्स को पकड़ छू के, ही टच द वॉल्स ऑफ दैट यूनिट, जो उनका साइकेट्री वार्ड था। तो उसकी वॉल्स को टच करके क्लीन किया, सीपोर्ट जाके लिखा, मतलब बहुत कुछ किया उन्होंने, तब जाके मतलब उसके बाद फाइनली पेंट वर्क हुआ, प्लम्बिंग वर्क हुआ, उसके बाद सारा ठीक हुआ है उनका। सो द यूनिट एनवायरनमेंट सारा, वो पेंटिंग मेंटेनेंस सब, अब सब ठीक हो गया, बिकॉज पीपल केयर्ड। और एनर्जी उस यूनिट की बहुत ज्यादा चेंज हो गई थी। हीलिंग तो एनर्जी से ही होती है ना। हाँ जी। Number 11. The unit staff was more involved in supporting patients to be 100% responsible for themselves. Number 12. The turnaround time for patients from admission to leaving the hospital was greatly reduced to months instead of years. Number 13. The quality of life for both patients and staff shifted dramatically from being custodial to one of a family, people caring for one another. Yeah. So this was totally a turnaround story, जहाँ पे ये लिखा हुआ है that unit वाले staff थे, were more involved in supporting patients to be 100% responsible। मतलब वो patients को 100% responsible कर रहे थे। सोचो, imagine psychiatry patients को, है ना, जिनका इतना ज्यादा मतलब दिमागी प्रॉब्लम था कि उनको शैकल में रखा गया था,
शैकल करके रखा गया था हाथ और पैरों को, और वो लोग 100% रिस्पॉन्सिबल हो गए अपने जीवन के लिए, अपने हर एक चीज के लिए, अपना खाना पीना, अपनी केयर, अपना मेंटेनेंस, अपने रूम की देख रेख करना, क्लीनिंग करना, सब कुछ वो खुद अपना देखते थे। वो इतने ज्यादा ठीक होने लगे थे, और नए पेशेंट्स आ रहे थे, पुराने तो सारे डिस्चार्ज होके चले गए थे, जो नए पेशेंट्स आ भी रहे थे तो उसमें है कि वो मतलब जैसे ईयर्स लगते थे उनको पहले ठीक होने के लिए, बिकॉज वो बहुत सीरियस है, तभी आप हॉस्पिटल में एडमिट होने आओगे। तो एडमिशन तभी होता है ना व्हेन यू नीड अ प्रॉपर सुपरविजन, नहीं तो एडमिशन नहीं होता, नहीं तो ओपीडी होता है ना। सो ओपीडी में दिखा के चले जाते हैं, बट ये सारे एडमिशन वाले पेशेंट्स है जो एडमिट हो रहे थे, तो वो फटाफट मतलब इन अ फ्यू मंथ्स, कितने भी सीरियस हों, फ्यू मंथ्स में फटाफट उनकी छुट्टी हो जाती थी और वो चले जाते थे। तो ये सारा कुछ शुरू हो गया, एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट्स और स्टाफ की इतनी अच्छी हो गई कि वो एक फैमिली की तरह काम करने लगे। अगर आपको याद है 1984 में जब डॉक्टर ह्यूलन गए थे तो वहां पे स्टाफ आने को ही तैयार नहीं था, किसी का ट्रांसफर हो जाता था तो वो एक साल की सबैटिकल लीव ले लेते थे, आते ही नहीं थे कुछ भी, एजुकेशन लीव ले ली है, वो लीव ले ली है, बिकॉज स्टाफ वाज नॉट रेडी टू कम। यहाँ पे कौन काम करता है इतनी नेगेटिव एनर्जी में, है ना। तो वो सब छुट्टी ले लेके चले जाते थे, बार बार हर दूसरे दिन छुट्टी लेते थे, बहुत कम स्टाफ वाले थे, यहाँ पे आने के पहले रिजाइन कर देते थे। तो ये सारी चीजें हो रही थी उस टाइम, और वहां से इतनी हेल्दी रिलेशनशिप हो गई पेशेंट्स और स्टाफ की, दैट दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर ईच अदर, मतलब केयरिंग फॉर ईच अदर, जैसे कोई एक ही परिवार के लोग हैं। वो लोग बता ही नहीं सकते थे कौन पेशेंट है, कौन स्टाफ है इस हॉस्पिटल का, दैट वे। या What did I do for my part as a unit staff psychologist? I did the self identity through Ho'oponopono process of repentance, forgiveness, and transmutation for whatever was going on in me that I experienced consciously and unconsciously as problems before, during, and after leaving the unit each time. I did not do any therapy or counseling with the patients on the unit. I did not attend any staff conferences on patients. I took 100% responsibility for myself to clean with the stuff in me that caused the problem as a staff psychologist. I'm a creation for the I am, perfect as in with everyone and everything. What is imperfect is the C-P, the memories that react, replay as judgment, resentment, anger, irritation, and God knows the rest of the S-T that is carried in the soul. Peace of I, Ikla Hugh Len, PhD, Chairman Emeritus, the Foundation of I, Freedom of the Cosmos, www.hopopono.org. Yeah, so here Dr. Hewlin is saying that वो कभी किसी पेशेंट से नहीं मिले, उन्होंने कोई स्टाफ की कॉन्फ्रेंस नहीं अटेंड की, कोई भी स्टाफ के बारे में कुछ बता रहा था, मतलब पेशेंट्स के बारे में बता रहा था कि पेशेंट्स ऐसे करते हैं, उन्होंने उनकी कोई बात नहीं सुनी, वो किसी भी चीज में पढ़ना नहीं चाहते थे। बस उन्होंने एक काम किया कि उन्होंने 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मेरे अंदर जो भी मेमोरीज रिप्ले हो रही है, वो जो भी मैंने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली की है ना, मतलब अब मेरे जानने में था, मुझे नहीं पता क्या है, लाइक नोइंगली या अननोइंगली की है। सो वो सारी चीजें, उन मेमोरीज को हम क्लीन करते हैं, और उन्होंने 4 स्टेटमेंट्स किया, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो ये लगातार वो करते गए, जिसके कारण क्लीनिंग होता गया उस हॉस्पिटल में। और इसमें एक और चीज बताई है, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, है ना। बिफोर का मतलब होता है हॉस्पिटल जाने के पहले, ड्यूरिंग जब वो हॉस्पिटल में रहते थे पूरे टाइम, और हॉस्पिटल से वापस घर आने के बाद वो लगातार क्लीनिंग करते थे, क्योंकि उनको ये पता था कि ये बहुत डीप मेमोरी मेरे अंदर कोई है जिसके कारण आई एम सीइंग दिस सिचुएशन अगेन एंड अगेन, है ना। मतलब बहुत ग्रेव सिचुएशन थी ना, ऐसे इतने सारे पेशेंट्स की पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, तो सोचो उनके अंदर कितना कुछ था जिसके कारण वो वहां पे डेब्यूट हुए, वो भी 3 लंबे साल, तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। और नॉट जस्ट दैट, जब डॉक्टर ह्यूलन ने अपने अंदर की क्लीनिंग करी, है ना, बाय यूजिंग द 4 फ्रेजेस, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, तो उनके अंदर जो बहुत कुछ था, उनकी भी खुद की लाइफ पूरी चेंज हो गई, क्योंकि वो तो शेयर्ड मेमोरीज होती है ना,
तो वो उन पेशेंट्स के साथ शेयर कर रहे थे ऐसा कुछ कभी किसी लाइफ टाइम में वो ऐसे रहे होंगे वेयर ही वाज सराउंडेड बाय दीज काइंड ऑफ थिंग्स। और तो शेयर्ड मेमोरीज थी, तो उनके अंदर भी उनके भी जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आया उसके बाद। 1987 के बाद उनकी टीचिंग्स बहुत बड़े रूप में आई और उन्होंने लोगों की सेवा करनी तब शुरू की। उसके बाद वो ईमेल सिस्टम स्टार्ट किया, उन्होंने लोगों को हील करना शुरू किया, है ना। बिकॉज एक हील्ड पर्सन बहुत अच्छे से हील कर पाता है। एक पर्सन जो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है इरिटेशन से, इससे उससे, कभी भी बुन 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 कुछ कुछ चल रहा है, वो कैसे हील करेगा किसी और को, है ना। तो वो टोटली हील हो। ये वाला टेन्योर आया था डॉक्टर ह्यूलन की लाइफ में, जिसमें ये टोटली इनके अंदर जो भी नेगेटिविटी थी वो बहुत निकली थी। और उसके बाद उन्होंने थोड़ा टाइम मोना के साथ बिताया था, उसके बाद उन्होंने लोगों को हील करना शुरू कर दिया था, मतलब लोगों को कंसल्टेशन देना शुरू कर दिया था। और ऐसे ही तो डॉक्टर जो वाइटाले भी डॉक्टर ह्यूलन से मिले थे, है ना। वो हीलिंग करते थे, तो उन्होंने उनकी वेबसाइट पे ईमेल भेजा, जो ईमेल दिया हुआ था। फिर डॉक्टर ह्यूलन ने रिप्लाई किया, उन्होंने पूछा ये था कि मुझे आखिर 18 पाउंड्स अपने हटाने हैं और मेरा वजन थोड़ा आखिर में अटक गया है, तो मैं कैसे हटाऊं, ये पूछा था ना उन्होंने। इसी तरह से दोनों की मुलाकात शुरू हुई थी, मतलब बातचीत शुरू हुई थी वर्चुअली ईमेल पे। तो इस तरह ये उनकी कहानी है अबाउट डॉक्टर ह्यूलन की, किस तरह उस हॉस्पिटल में सिचुएशन पूरी तरह बदल गई। या Though I was still learning Ho'oponopono, I sometimes taught it to others if I felt they were open to hear about it. Of course, their beginning open was a reflection of me, not them. The clearer I became, the clearer the people around me became. But that's tough fact to accept. It's so much easier to want to change outer than the inner. Skeptical minds want to know. In Moy, our relator drove us around to look at houses. Along the way, we did a lot of talking about healing, spirituality, the movie, the secret, and personal growth. It was all interesting, but something enlightening took place on one segment of our drive. The relator had read my now famous articles on Dr. Hewlin and the Ho'oponopono Hawaiian healing process. He used to heal an entire ward of mentally ill criminals. Like everyone else, the relator found the article inspiring. Like everyone else, he didn't quite understand it. As we drove around the beautiful island of Maui, I listened to the relator complain about a house that he couldn't sell. The buyer and the seller were fighting over it, causing a lot of anger, resentment, and more. The sale was caught up in the bickering and wasn't going to close anytime soon. The realtor was obviously frustrated by their actions. या I अभी listened तक for हम समझ लेते हैं, एक सेकेंड डॉक्टर नकुल। अभी yeah. पिछले पैराग्राफ में डॉक्टर जो वाइटाले बोल रहे हैं कि ये जो प्रैक्टिस है, जो पूरा उन्होंने बताया, हॉस्पिटल का एपिसोड बताया ना डॉक्टर ह्यूलेन और पेशेंट्स के बीच में, और किस तरह सब ठीक हो गया। उसके बाद डॉक्टर जो वाइटाले लिख रहे हैं दैट कहना बहुत आसान होता है कि कोई भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम हो रही है उसकी हम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, बिकॉज ऐसा होता नहीं है ना। बिकॉज हमेशा हम रेडी रहते हैं दूसरों को ब्लेम करने के लिए। कोई भी सिचुएशन गड़बड़ होती है तो हम बहुत वैलिड रीजन निकालेंगे कि क्यों उसकी गलती है और क्यों मैंने जो किया था वो सही था, है ना। और हम इस तरह से उनको बोल देते हैं। तो वो ये बता रहे हैं कि बहुत आसान होता है किसी और को ब्लेम करना जब भी हमारी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो हमको अच्छी नहीं लग रही है या हमको पसंद नहीं है, या हम उसके साथ अग्री नहीं करते। हम बहुत वैलिड रीजन सोचने की अपने आप को जस्टिफाई करेंगे कि दिस इज द रीजन वाई आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग, है ना, नॉर्मली। तो इसीलिए उन्होंने लिखा है कि वैसे तो ये प्रैक्टिस कहने को बहुत आसान है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इसका सबसे हार्ड पार्ट है, जिसमें हम कह रहे हैं कि मैं जिम्मेदारी ले रही हूँ जो भी ये चीज हुई उसके लिए, है ना। पहली चीज उन्होंने समझाई, बट उन्होंने कहा ये प्रैक्टिस तभी वर्क करेगी जब आप जिम्मेदारी लेते हो, तो बस, है ना। उसके बाद ये सीक्वेंस चल रहा है, इट इज अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस गोइंग ऑन। जब मॉय में ये लोग थे, डॉक्टर ह्यूलेन और डॉक्टर जो वाइटाले, तो इनको एक घर खरीदना था, लाइक
इसीलिए वो जो रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं, रियल्टर्स, उनके साथ वो इधर उधर घर देख रहे थे, क्योंकि इन लोगों को घर खरीदना था। और उन्होंने, जो रियल्टर थे, जो रियल एस्टेट एजेंट थे, उन्होंने इनका ये वाला आर्टिकल पढ़ा हुआ था होपोनोपोनो का पहले, लेकिन उनको भी आधी चीजें उसमें से समझ ही नहीं आई थी। तो इसीलिए डॉक्टर जो वाइटाले कह रहे हैं कि जैसे हम ड्राइव अराउंड कर रहे थे, ब्यूटीफुल आइलैंड है मोई, तो उसमें ड्राइव अराउंड कर रहे थे, तो उन्होंने रियल्टर को कहते हुए सुना, जो रियल एस्टेट वाला पर्सन था, वो कहता है कि पता नहीं ये कितना सुंदर घर है, लेकिन वो बिक ही नहीं रहा है, क्योंकि बायर और सेलर में बहुत ज्यादा कभी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कभी गुस्सा हो रहा है, उनको कुछ ना कुछ बिक्रिंग करते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ, और वो कह रहे हैं कि इतना सुंदर घर है लेकिन उसकी सेल ही नहीं हो पा रही है, और वो डील ही नहीं क्लोज हो पा रही है मेरी, है ना। तो वो जो रियल एस्टेट वाला पर्सन था, उसको बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा था कि कैसे कर रहे हैं ये दोनों, लाइक जो बायर और सेलर है इतना ज्यादा झगड़ा कर रहे हैं। तो डॉक्टर ह्यूलन ने थोड़ी देर, तो डॉक्टर जो वाइटाले ने थोड़ी देर उनकी बात सुनी, लेकिन फिर उनको लगा कि नहीं, मुझे बोलने की जरूरत है ना। जब जहां पे आपको बोलने की जरूरत है, कोई गलत कर रहा है, तो ऐसे होता है ना, कई बार हम उनको सिखाते नहीं है, हम चुपचाप सुन लेते हैं कि नहीं, मैं क्यों बीच में टांग अड़ाऊं। नॉर्मली ऐसा लोगों का कॉन्सेप्ट होता है ना। जैसे ऑफिस में भी दो लोग झगड़ा कर रहे होंगे, तो मैं बीच में क्यों टांग अड़ाऊं, उन दोनों की आपस का झगड़ा है। बट जो भी था, डॉक्टर जो वाइटाले ने कहा कि नहीं, आई नीड टू इंटरवीन नाउ, और उन्होंने वो बोला। तो फिर उसके बाद उन्होंने, डॉक्टर जो वाइटाले ने उस पर्सन से पूछा कि आप जानना चाहते हो कि अगर डॉक्टर ह्यूलन होते तुम्हारी जगह, तो इस सिचुएशन को होपोनोपोनो के साथ कैसे हैंडल करते, कि अगर कोई रियल्टर ऐसा होता और उनका है, तो हम वहां से अब पढ़ रहे हैं। यस डॉक्टर ठाकुर। I listened for a while and then felt inspired to speak up. Would you like to know how Dr. Hewlin might handle this situation using Ho'oponopono? I asked. Yes, the detailer exclaimed. Obviously curious. I'm definitely interested. Tell me. This ought to be good, Narissa said. Well, I am not Dr. Hewlin, I began, but I'm writing a book with him and I've trained with him. So I think I know how he might handle this. Tell me. What Dr. Hewlin does is look within himself to see what is within him that is sharing the experience he sees on the outside. I begin. When he worked at the mental hospital, he looked at the patient's charts, whether he felt repulsion at the acts or something else. He didn't deal with the person, he dealt with their feelings he experienced. As he cleared what was within him, they began to get clear and heal. I like this, retailer said. Most people have no idea what responsibility means, I continued. They are into blame. As they grow and become more aware, they begin to consider what they are responsible for, what they say and do. Beyond that, as you become more aware, you can begin to realize that you are responsible for what everyone says or does simply because they are in your experience. If you create your own reality, then you created all you see, even the past you didn't like. The retailer was smiling, nodding his head. I kept talking. It doesn't matter what the buyer or seller does in the situation, I said. It matters what you do. What Dr. Hewlin does is simply repeat, I love you, I'm sorry, please forgive me, and thank you. He doesn't say it to the people, he says it to the divine. The idea is to clear the shared energy. I will do this, the retailer said. But don't do it to get something, I went on. You do it because it's how we clear the shared energy so no one has to experience it again, ever. It is cleansing and you never stop doing it. I paused. The retailer seemed to get it. His eyes were wide and his smile was big. If it comes up in your awareness, I continued, then it's up for you to clean and heal. Since you brought the situation of the buyer and the seller to my attention, then I have to clean on it too. It's now part of my life experience. If I'm the creator of my experience, then there's something I'm responsible for too. I let all of this sink in as we continued our drive to look
at another homes in Moi. Yeah. So we'll just understand this whole big experience. तो मैं हिंदी में आपको समझा देती हूँ. तो जैसे ये जो रियल एस्टेट एजेंट है, इनके साथ नेरिसा, जो इनकी वाइफ पार्टनर, डॉक्टर जो वाइटाली की जो पार्टनर थी, वाइफ है कि पार्टनर पता नहीं, इनका शादी हुआ था कि नहीं, बट ये दोनों साथ ही रहते थे. पहले वो इनकी गर्लफ्रेंड थी, तो अब बाद में इनकी शादी हो गई थी इनसे. तो नेरिसा और डॉक्टर जो वाइटाले, उनके साथ एक रियल एस्टेट एजेंट था. एक आइलैंड पे इन लोगों को घर खरीदना था, इसलिए. तो उस पर्सन को लेके जो हमने अभी पहले पढ़ा था कि वो रियल एस्टेट वाला बोल रहा था कि इतना सुंदर घर है, बट बायर सेलर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, झगड़ा होता जा रहा है, दोनों एक दूसरे पे गुस्सा करते रहते हैं, उनको कुछ एक दूसरे को बुरा भला बोलते रहते हैं. तो इस तरह से तो फिर क्योंकि उस रियल्टर ने, वो जानता था डॉक्टर जो वाइटाले को ऑलरेडी, क्योंकि डॉक्टर जो वाइटाले अब सेलिब्रिटी स्टेटस था इनका अमेरिका में और हर जगह, बिकॉज इनकी 2022 बुक्स तब तक वो लिख चुके थे. आज तो ये 80+ बुक्स लिख चुके हैं, मतलब ये तो पुरानी बात है. तो एवरीबडी न्यू हिम. तो जब नेरिसा और डॉक्टर जो वाइटाले उस रियल एस्टेट एजेंट के साथ जा रहे थे, तो दोनों से बताया कि वो वाला घर ऐसे था. तो डॉक्टर जो वाइटाले कहते हैं कि तुमको पता है अगर डॉक्टर ह्यूलेन होते तो वो किस तरह से हैंडल करते इस वाली सिचुएशन को, कि अगर तुम रियल एस्टेट एजेंट हो और तुम्हारी अवेयरनेस में आया है कि आपका वो जो घर का ओनर है और जो बायर है जिसको खरीदना है, वो दोनों झगड़ा कर रहे हैं, तो वो अपने आप को क्लीन करते इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ शेयर्ड मेमोरीज हैं, जिसके कारण इन दोनों का झगड़ा मेरे अवेयरनेस में आया है, मेरी जानकारी में आया है, तो मेरे ही अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है. तो वो क्लीन करते और एक्चुअली बहुत परफेक्ट रेजोल्यूशन आ जाता, तो जो भी शेयर्ड मेमोरीज है वो चली जाती है ना. ये चीज उन्होंने बताई. तो फिर उन्होंने कंटिन्यू किया उस रियल एस्टेट एजेंट को बताना, जो उनके लिए घर दिखाने के लिए ले जा रहा था, कि ये तुम्हारे साथ ही हो रहा है, तुम्हारी अवेयरनेस में, तो क्लीनिंग तुमको करनी पड़ेगी, बस तुमको 4 फ्रेजेस बोलने पड़ेंगे 100% जिम्मेदारी लेके, दैट आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू. तो तुम अगर ये लगातार बोलोगे तो वो अपने आप देखोगे कि डिविनिटी के साथ जब तुम सॉरी बोलोगे कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, तो कुछ ना कुछ मतलब सारी जो अनप्लेजेंट एसोसिएशन है मेमोरी का इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, वो ठीक होने लग जाएगा. तो उन्होंने बताया. तो और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा, रियल एस्टेट एजेंट को बोला कि जैसे तुमने मुझे बताया है, तो अब ये मेरे भी कहीं ना कहीं अंदर है, मुझे भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. डॉक्टर जो वाइटाले बोले कि तुमने मुझे बताया ना ये वाली सिचुएशन, तो मुझे भी अंदर कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और मुझे भी क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी अवेयरनेस में भी तो ये चीज आ गई है ना. इस तरह से तो मैं भी क्लीन करूंगा इसको. और इसको कह के वो लोग आगे चले गए. एंड सो लाइक ये पूरा एक्सपीरियंस जो हुआ, उसके कुछ दिन के बाद डॉक्टर जो वाइटाले के पास इसी रियल एस्टेट एजेंट की मेल आई. या A few days later, I received an email from the retailer. He said he was continuing to use Dr. Hewlin process. That's how it works. It's all love, it continues, and you are totally responsible. या सो ये वाला भी एक्सपीरियंस हुआ एंड आई एम श्योर उनका परफेक्ट रेजोल्यूशन हो गया होगा. सो आई थिंक हम आज इतना ही पढ़ेंगे डॉक्टर नकुल. इट्स ऑलरेडी 7 o'clock. सो थैंक यू Thank सो you so मच. much, गॉड ma'am. ब्लेस यू. थैंक यू फॉर रीडिंग सो ब्यूटिफुली. थैंक यू. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Yeah. So कल एक और वंडरफुल एक्सपीरियंस हम पढ़ेंगे, एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम ऑल दिस एंड अप्लाई इट इन आवर लाइफ आल्सो. उसके बाद हम चिल हो जाएंगे. लाइफ चिल हो जाएगी.